राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के विद्यालय पूर्व एवं प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रस्तुत है ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत प्रशिक्षणार्थी अध्यापकों के शिक्षण हेतु कार्यक्रम की योजना। अरे पूजा, खाना जल्दी खत्म करो। क्लास में जाना है कि नहीं? देर हो रही है। चलते हैं मधु, जरा खाना तो खा लेने दो आराम से। मैं तो पहली बार ट्रेनिंग में आ रही हूँ, मुझे भगदड़ की आदत नहीं। वैसे अब कौन सी क्लास है? जनाब, प्रोग्राम प्लानिंग की क्लास है। भगदड़ की आदत नहीं है तो अब डालनी पड़ेगी, नहीं तो महारानी की ट्रेनिंग की ट्रेन ही छूट जाएगी और बस देखती रह जाओगी। अरे भाई जल्दी चलो। याद है दीदी कह रही थी प्रोग्राम प्लानिंग बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और अगर ये नहीं समझा तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा का महत्व ही नहीं समझा। भाई मैं तो चली। अरे 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 अरे, हम भी तो चल रहे हैं, जरा रुको तो सही। भाई हम भी आ रहे हैं। कहिए, आप तीनों इतनी देर से क्यों आ रही हैं? दीदी, वो खाना खाने में देर हो गई। आपको मालूम है ना, प्रोग्राम प्लानिंग की क्लास है और आप अपने समय की ही प्लानिंग नहीं कर पाई। ये भी कोई बात हुई? हाँ दीदी, किसी भी काम को सफलता पूर्वक करने के लिए समय की योजना बनाना बहुत आवश्यक है। अगर हम अपने पूर्व प्राथमिक शिक्षा के कार्यक्रम को कामयाब बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी पहले से योजना बनानी पड़ेगी, है कि नहीं? जी। आप लोग क्या सोचती हैं? दीदी, छोटे बच्चों को तो सिर्फ 1 या 2 खेल खिलाने होते हैं, पढ़ाना तो होता ही नहीं। फिर उसके लिए योजना बनाने की क्या आवश्यकता? हाँ दीदी, खेल खिलाना, कहानी सुनाना तो ऐसे ही हो सकता है ना। अच्छा पूजा, कल हम एक आंगनवाड़ी देखने गए थे ना? जी। क्या आप बताएंगी वहाँ आपने क्या क्या देखा? दीदी, जब हम वहाँ पहुँचे तो कार्यकर्ता अपनी सहायिका के साथ मिलकर कक्षा में कुछ जानवरों के चार्ट लगा रही थी। अच्छा, वो चार्ट क्यों लगा रही थी? दीदी वो तो मालूम नहीं। दीदी, हमने उनसे पूछा था कि वो जानवरों के चार्ट ही क्यों लगा रही हैं। तो उनका कहना था क्या कि इस सप्ताह का विषय है जानवर। उन्होंने मिट्टी के बने कुत्ते और बिल्ली के खिलौने भी कक्षा में रखे हुए थे, जिनसे बच्चे चित्र व खिलौने देखकर जानवरों के बारे में अच्छी तरह जान जाएं। अच्छा जुबैदा, क्या तुम्हें लगता है कि ये सब बिना योजना बनाए संभव है? यही तो योजना बनाना कहलाता है, वरना एकदम से वो जानवरों के चित्र कहाँ से ले आती? हाँ दीदी, ये बात तो सही है। अगर विषय को लेकर चलना है तो पूर्व तैयारी तो करनी ही पड़ेगी, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। हाँ दीदी। अच्छा, आपने ये तो मान लिया कि योजना बनाना आवश्यक है। अब ये बताइए कि आपको ट्रेनिंग के बाद जाकर अपने केंद्र में योजना बनानी हो तो कैसे बनाएंगी? सबसे पहले किस विषय को ध्यान में रखेंगी? दीदी, विषय से भी पहले हमें ये सोचना है कि जो कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है। उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही तो हम योजना बनाएंगे ना? हाँ दीदी। अच्छा, तो ये बताओ सबसे पहले कि किसी भी पूर्व प्राथमिक शिक्षा के कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? दीदी, बच्चों को खेल कराना। सुबैदा, खेल तो हमारी विधि है। हम खेल विधि द्वारा ही बच्चों को शिक्षा देंगे। कल आपने आंगनवाड़ी में देखा था ना, क्या क्या कराया गया? दीदी, कहानी सुनाई गई और खेल कराए। दीदी, वार्तालाप भी कराया था और कविता भी कराई थी और चित्र लगाने को भी दिए थे बच्चों को। हाँ, तो यही सब क्रियाओं द्वारा शिक्षा देने को खेल विधि कहते हैं। लेकिन आप सबने मेरे पहले प्रश्न का उत्तर तो दिया नहीं। सबसे पहले बताइए, हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? क्या बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाना हमारा उद्देश्य है? अरे नहीं दीदी, वो तो प्राइमरी शिक्षा का उद्देश्य है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा में तो आपने हमें बताया था कि हमें बच्चों को पढ़ना लिखना और अंक ज्ञान सीखने के लिए ही केवल तैयार करना है। शाबाश जुबैदा, बहुत ठीक कहा आपने। हमारा एक उद्देश्य है लिखने पढ़ने की तैयारी। कल आपने आंगनवाड़ी में कोई ऐसी क्रिया देखी थी जिससे बच्चे लिखने पढ़ने के लिए तैयार हो सके? दीदी, मैं बताऊं? हाँ हाँ, बताओ। दीदी, लिखने की तैयारी के लिए तो बच्चों में
छोटी मांसपेशियों के नियंत्रण का विकास आवश्यक है और आंख और हाथ का तालमेल विकास के लिए। कल छोटे बच्चों को तो मोती पिरोने के लिए दिए गए थे और बड़े बच्चों को स्लेट पर अलग अलग आकार बनाने को कहा गया था। बहुत अच्छा बताया। अच्छा मधु जी। ये तो हुई लिखने की तैयारी, और पढ़ने की तैयारी की क्रिया कौन बताएगा? कल कोई क्रिया देखी थी? दीदी मैं बताती हूँ। पढ़ने की तैयारी के लिए तो बच्चों का शब्द भंडार बढ़ाना जरूरी है। और दीदी इसके साथ साथ बच्चों में दृष्टि विभेदीकरण की कुशलता भी तो बढ़ानी है। हाँ, बिल्कुल ठीक। तो इन सब के लिए कोई क्रिया कल कराई गई थी? दीदी शब्द भंडार के लिए बड़ा मजेदार खेल कराया। बच्चों को गोल घेरे में बिठाकर उन्हें ताली बजा बजाकर क ध्वनि से शुरू होने वाले शब्द बताने को कहा। बच्चों को बहुत मजा आया। उन्होंने ढेर सारे शब्द भी बताए। अच्छा, तो इससे केवल शब्द भंडार ही बढ़ा? नहीं दीदी, इससे ध्वनि पहचानने और विभेदीकरण की क्षमता भी तो बढ़ी। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। ये खेल तो वाकई पढ़ने की तैयारी के लिए अलग है, पर साथ साथ दृष्टि विभेदीकरण की कोई क्रिया बताएगा? दीदी एक छोटे समूह में बच्चों को कई आकारों में से एक भिन्न आकार पहचानने की क्रिया भी दी गई थी। क्या ये दृष्टि विभेदीकरण की क्रिया नहीं हुई? हाँ, बिल्कुल हुई। तुम लोगों ने वाकई कल का कार्यक्रम बहुत समझदारी और ध्यान से देखा। जी दीदी। अच्छा, हम तो योजना बनाने की बात कर रहे हैं, है ना? हाँ जी। जी दीदी, और आपने कहा कि सबसे पहले हमें उद्देश्य सोचना है। हाँ, तो पढ़ने लिखने की या अंक ज्ञान की तैयारी, या और बढ़ाकर कहें तो प्राथमिक शिक्षा के लिए तैयारी तो एक उद्देश्य है। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, ये कौन बताएगा? बच्चों में किस तरह का विकास? दीदी मैं बताऊं, बच्चों का सर्वांगीण विकास। शाबाश। और सर्वांगीण विकास का क्या तात्पर्य है? बच्चे में भाषा विकास, बौद्धिक विकास। हाँ दीदी, शारीरिक विकास और सामाजिक और संवेगात्मक विकास भी। बिल्कुल ठीक। साथ में सौंदर्य का आभास और रचनात्मकता का विकास। अच्छा, ये तो योजना बनाते समय सबसे महत्वपूर्ण बात है जो हमें ध्यान में रखनी है। जी। हमारा कार्यक्रम ऐसा हो जिससे ये दोनों उद्देश्य पूरे हो सके, पढ़ने लिखने की तैयारी भी और बच्चों का सर्वांगीण विकास भी। जी। उद्देश्य के साथ साथ और किन बातों को ध्यान में रखेंगे? दीदी सामग्री। हाँ, सामग्री। लेकिन क्या हम जो चाहे सामग्री ले सकते हैं अपने कार्यक्रम के लिए? नहीं दीदी, जितने पैसे होंगे उतनी ही तो सामग्री लेंगे। बिल्कुल सही। या आसपास के वातावरण में जो उपलब्ध है उसका प्रयोग करेंगे। तो उद्देश्य के साथ साथ हमें दूसरी बात जो ध्यान में रखनी है वो है अपना बजट। ठीक है ना? दीदी बजट को तो ध्यान में रखना पड़ेगा योजना बनाते समय। दीदी, उद्देश्य और बजट के साथ साथ क्या हमें इस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए कि कार्यक्रम की अवधि कितने समय की हो? शाबाश, बहुत अच्छी बात बताई। समय कितना है कार्यक्रम के लिए, ये तो ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। पूरे साल में हमारे पास कितने दिन या सप्ताह हैं, इसको नोट करेंगे। साथ ही हम पूरे साल में कौन कौन से विषयों पर अपना कार्यक्रम आधारित करेंगे, उनको भी लिखेंगे। जी। अब पूरे साल की योजना, यानी जो विषय हमने नोट किए हैं, उन्हें हम हर महीने में और फिर हर महीने की योजना को हर सप्ताह में विभाजित करेंगे। हाँ। जी। इस तरह हर सप्ताह में हमारा क्या विषय होगा ये निर्धारित हो जाएगा, है ना? जी दीदी। फिर हर सप्ताह के विषय से हम हर दिन के कार्यक्रम की योजना बना लेंगे। जैसे कल आंगनवाड़ी में सब क्रियाएं जानवर विषय पर थीं। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। जो भी विषय हम लेंगे वो वातावरण से ही होंगे। जैसे कि दीदी हम बताएं, यातायात के साधन, पेड़ पौधे। दीदी ऐसे तो बहुत विषय हैं, परिवार, पशु पक्षी, पानी, हवा। हाँ? लेकिन कौन सा विषय किस समय रखा जाए, ये कैसे निर्धारित होगा? बहुत अच्छा प्रश्न किया मधु। विषय का चयन करते समय और क्रम निर्धारित करते समय हमें इस बात का ध्यान सबसे पहले रखना है। जी। सबसे पहले वो विषय लें जिससे बच्चे परिचित हों। तुमने सुना होगा ना, शिक्षा का एक ये नियम है, परिचित से अपरिचित की ओर। हाँ दीदी। तो शुरू में ऐसे विषय रखने चाहिए
जैसे मैं और मेरा परिवार, आसपास के जानवर आदि। फिर हमें समय को भी ध्यान में रखना है, जैसा कि बरसात के मौसम में पानी का विषय, या किसी त्योहार के समय उस त्योहार का विषय ले सकते हैं। हाँ दीदी, जैसे होली के समय रंगों का विषय कितना अच्छा रहेगा। बिल्कुल, ये तो हुई साल भर की योजना। अब हम आते हैं एक दिन के कार्यक्रम पर। इसकी योजना बनाने के लिए क्या ध्यान में रखना है? देखो, मैंने बोर्ड पर कुछ बिंदु लिखे हैं जो एक दैनिक कार्यक्रम की योजना बनाते समय ध्यान में रखने आवश्यक हैं। जी। पूजा जी दीदी। तुम बोर्ड पर से सबको पढ़कर सुनाओ। हाँ दीदी। एक दिन के कार्यक्रम का कुल समय ध्यान में रखें, यानी 2 घंटे या 3 घंटे या 5 घंटे, जो भी निर्धारित समय हो। इस समय को ऐसे बांटो कि कार्यक्रम में निम्न पहलुओं का संतुलन रहे। 1. सब विकास के पहलुओं का उद्दीपन हो। हाँ। 2. सामूहिक और व्यक्तिगत क्रियाओं का संतुलन हो। 3. बाहरी और आंतरिक खेलों का संतुलन हो। हाँ। 4. शांत और चंचल क्रियाओं का संतुलन हो। 5. स्वतंत्र और निर्देशित क्रियाओं का संतुलन हो। धन्यवाद पूजा, आप बैठिए। जी दीदी। अच्छा, ये भी ध्यान रखना कि क्रियाओं का चयन आयु के अनुसार हो। अच्छा। अब आप लोग कल जो हमने दिन भर का कार्यक्रम देखा, उसके विषय में बहुत ध्यान से सोचिए। जो बिंदु अभी पूजा ने पढ़कर सुनाए, जी हाँ, उन पर हम उस कार्यक्रम का मूल्यांकन करेंगे, ये देखने के लिए कि वो एक संतुलित कार्यक्रम था कि नहीं। ठीक है? जी हाँ। तो चलो, सबसे पहले पहला बिंदु लेते हैं, सब विकास के पहलुओं का उद्दीपन। क्या उसमें सब विकास के पहलुओं को ध्यान में रखा गया था? सबसे पहले शारीरिक विकास लेते हैं। क्या उससे संबंधित कोई क्रिया थी? जी दीदी, थी। शारीरिक सफाई और जांच सबसे पहले सुबह हुई। फिर बाहर जाकर बच्चों ने स्वतंत्र खेल भी खेले और बच्चों को पौष्टिक आहार भी दिया गया। अच्छा, और भाषा का विकास? दीदी, शब्द भंडार का खेल तो हमने बताया ही था। दीदी, इसके अतिरिक्त वार्तालाप भी हुआ और कहानी भी सुनाई। हाँ, तो देखो, सुनने, बोलने, पढ़ने की तैयारी, सभी भाषाई कुशलताओं की क्रियाएं हो गई। अब बौद्धिक विकास को लो। दीदी, बच्चों को बड़े से छोटे क्रम में पत्थर लगाने को दिए जा रहे थे। ये बौद्धिक क्रिया ही तो हुई ना? हाँ, ये तो पूर्व संख्या संबोध के लिए अच्छी क्रिया है। दीदी, सामाजिक विकास के लिए तो कोई क्रिया नहीं हुई। सामाजिक विकास तो ऐसे ही सामूहिक क्रियाओं, खेलों से अनायास हो ही जाता है, क्योंकि बच्चों को एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना, खेलना होता है। त्योहार मनाने की क्रियाएं भी सामाजिक विकास के लिए लाभदायक है। हाँ दीदी, छोटे छोटे समूह में और बड़े समूह में भी, दोनों में कल क्रियाकलाप हुए थे। कुछ रचनात्मक क्रियाएं बच्चे अकेले भी कर रहे थे। इससे उनका भावनात्मक विकास तो हुआ ही। तो लो, पहले पहलू पर ही नहीं, दूसरे पर भी कल का कार्यक्रम खरा उतरा, है ना? जी। सब पहलुओं का विकास भी हुआ और सामूहिक और व्यक्तिगत क्रियाकलाप का संतुलन भी। अच्छा, क्या बाहरी और आंतरिक दोनों तरह की क्रियाएं थी? जी दीदी, कुछ देर अंदर रहने के बाद शिक्षिका बच्चों को बाहर खिलाने ले आई। पता लग रहा था कि बच्चों को कुछ बदलाव की आवश्यकता है। जी। अच्छा, अगला बिंदु स्वतंत्र और निर्देशित क्रियाएं। छोटे बच्चों को, यानी 3-4 वर्ष के बच्चों को स्वतंत्र क्रियाएं अधिक और निर्देशित क्रियाएं कम देनी चाहिए। 4 वर्ष से ऊपर निर्देशित क्रियाएं कुछ बढ़ जाती हैं। क्या तुमने ऐसा कुछ देखा कल? दीदी, निर्देशित और स्वतंत्र में क्या अंतर है? मुझे समझ में नहीं आया। देखो जुबैदा, स्वतंत्र क्रिया वो है जो बच्चे स्वयं अपनी पसंद से शिक्षिका के निर्देश के बिना करते हैं। निर्देशित क्रियाएं वो हुई जो शिक्षिका अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखकर अपने ढंग से करवाती हैं। अच्छा दीदी, ऐसी तो दोनों क्रियाएं थी कल, जब बच्चे बाहर खेल रहे थे और अंदर भी। कुछ पत्तियों और कंकड़ों के साथ खेल रहे थे अपनी मर्जी से, तो वो स्वतंत्र ही तो हुई। हाँ। और जब शब्द भंडार का खेल हो रहा था, फिर जब बड़े से छोटे पत्थर लगा रहे थे शिक्षिका के कहे अनुसार, तो वो निर्देशित हुई।
ठीक बताया ना मैंने दीदी? बिल्कुल ठीक। छोटा बच्चा जब पूर्व प्राथमिक शाला में आता है तो उसे स्वतंत्र रहने की आदत होती है, अपनी मर्जी से खेलने कूदने की। उसको धीरे धीरे निर्देशित क्रियाओं की ओर लाने के लिए ये संतुलन आवश्यक है। दीदी, शांत और चंचल क्रियाओं वाला बिंदु तो छूट ही गया। हाँ, तो तुम ही बताओ, क्या कल के कार्यक्रम में शांत और चंचल क्रियाओं का संतुलन था? दीदी, था तो सही। कुछ देर बैठकर निर्देशित क्रिया के बाद बच्चे बाहर उछल कूद करने गए। वहां से आकर शांति से कहानी सुनने लगे। फिर उन्होंने खड़े होकर गीत हाव भाव के साथ गाए। बिल्कुल ठीक। तो जब आप एक दिन के कार्यक्रम की योजना बनाएं, तो इन सब बिंदुओं को ध्यान में रखें। साथ में ये भी ध्यान में रखें कि जो भी क्रियाकलाप हो वो प्लानिंग के अनुसार हो और 15 से 20 मिनट से ज्यादा कोई क्रिया न रखी जाए। अच्छा। हाँ दीदी, बच्चे तो इससे ज्यादा देर तक ना तो बैठ पाते हैं और ना ही ध्यान दे पाते हैं। तो अब हम किस नतीजे पर पहुंचे? कल जो हमने कार्यक्रम देखा वो संतुलित था कि नहीं? दीदी, था। हाँ। सभी बिंदुओं पर हमने कल के कार्यक्रम को पास कर दिया। अच्छा, कल का कार्यक्रम तो बेशक पास हो गया। अब मैं देखूंगी कि आप में से कौन कौन पास होते हैं। दीदी, क्या आप हमारी परीक्षा लेंगी? क्यों नहीं, ये भी तो देखना है कि क्या आप सबने प्रोग्राम प्लानिंग का सही उद्देश्य समझ लिया है। क्योंकि कल से आप लोगों ने प्रोग्राम बनाकर आंगनवाड़ी में बच्चों के साथ काम करना है। हाय राम, मर गए। दीदी, परीक्षा लिखित में होगी या जुबानी? भाई, हम तो खेल विधि में विश्वास रखते हैं, इसलिए परीक्षा भी खेल विधि से ही ली जाएगी। तो चलिए अब शुरू करें। जी। जी इस मेज पर कुछ क्रियाओं के कार्ड पड़े हैं। जी। आप सब बारी बारी आएंगी, कार्ड उठाएंगी और उस क्रिया के बारे में हमें विस्तार से बताएंगी। ठीक है। तो चलिए इधर से शुरू करते हैं। अच्छा। आइए मंजू, आप एक कार्ड उठाइए। हाय राम, सबसे पहले मेरी बारी आई। दीदी, इस कार्ड पर तो मिट्टी से खिलौने बनाना लिखा है। मेरे विचार से ये क्रिया सूक्ष्म मांसपेशियों के विकास की है, यानी कि शारीरिक विकास। बच्चा अकेला बैठकर भी खेल सकते हैं और छोटे समूह में भी। ठीक। कक्षा के अंदर भी और बाहर भी इस क्रिया को सुविधा अनुसार किया जा सकता है। ये एक स्वतंत्र क्रिया है। बच्चा शांति से बैठकर करेगा, इसलिए शांत क्रिया है। दीदी, मेरे विचार से तो इस क्रिया से बच्चे का भावनात्मक और रचनात्मक विकास भी होगा। इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं कि एक क्रिया से केवल एक ही क्षेत्र में विकास नहीं होता, बल्कि किसी भी क्रिया को करने से बच्चे के सर्वांगीण विकास में सहायता मिलती है। जी। अच्छा, तो अब इनके लिए ताली बजाओ। अच्छा भी पूजा, अब आपकी बारी है। जी दीदी। अरे वाह, मेरे कार्ड पर तो पूर्व संख्या संबोध लिखा है। इसका यही अर्थ हुआ ना कि गिनती सिखाने से पहले बच्चे को कौन सी क्रिया करानी चाहिए। तो दीदी, इसके लिए हम बच्चों को छोटे बड़े, लंबे छोटे, ऊपर नीचे, आगे पीछे, दूर पास तथा कम ज्यादा का ज्ञान देंगे। निश्चित रूप से ये एक बौद्धिक विकास की क्रिया है। ये अधिकतर निर्देशित क्रिया ही होती है। व्यक्तिगत और छोटे समूह में अंदर और बाहर दोनों ही जगह करवाई जा सकती है। अच्छा। इसमें हम वातावरण से प्राप्त सामग्री का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे पत्थर, पत्ते, लकड़ी के टुकड़े और फलों के बीज आदि। ये शांत क्रिया और चंचल क्रिया दोनों तरह से की जा सकती है। अरे वाह, ये भी कोई बात हुई। जरा उदाहरण देकर बताओ। लीजिए, उदाहरण भी दे देते हैं। बच्चे अशोक वृक्ष के लंबे और छोटे पत्ते चुनकर लाते हैं। कक्षा में बैठकर लंबाई के अनुसार लगाते हैं। ये शांत और कमरे के अंदर की क्रिया हो गई। अच्छा। इसके अतिरिक्त शिक्षिका बच्चों को बाहर ले जाती हैं या अपने कमरे में ही गोल दायरा बनवाकर हम आगे आगे आते हैं, हम पीछे पीछे जाते हैं का खेल करवाती हैं, जो बड़े समूह में होगा और गतिशील होगा, क्योंकि शिक्षिका करवा रही हैं, इसीलिए निर्देशित भी होगा। मधु जी, और क्या पूछना है? अच्छा भाई, सब अब इनके लिए ताली बजाएं। अच्छा, अब जुबैदा आपकी बारी है। दीदी,
मेरे कार्ड पर लिखा है मैचिंग, अर्थात मिलाना और जोड़ी लगाना। दीदी, इस क्रिया से भी बौद्धिक विकास होता है। हम वातावरण से प्राप्त वस्तुओं से भी और शिक्षिका द्वारा बनाई गई वस्तुओं से भी ये क्रिया अंदर या बाहर जैसी सुविधा हो करवा सकते हैं। अधिकतर ये शांत क्रिया होती है। ये व्यक्तिगत या छोटे समूह में करवाई जा सकती है। हाँ दीदी, मैं एक बात कहना भूल गई थी कि ये भाषा विकास की क्रिया भी हो सकती है, जैसे जानवरों, पक्षियों, सब्जियों और फलों के चित्रों की जोड़ियां लगाना, क्योंकि इससे बच्चों का शब्द भंडार बढ़ता है। अच्छा, ये क्रिया 10 से 15 मिनट की होगी। जुबैदा, परंतु ये नहीं समझ में आया कि ये केवल 10 से 15 मिनट की ही क्यों होगी, 15 से 20 मिनट तक की क्यों नहीं? क्योंकि बच्चे इससे ज्यादा समय तक ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। दीदी, अब मेरी बारी है। हाँ, तो फिर आप आइए। अच्छा, फाड़ने और चिपकाने की क्रिया, अर्थात कागज जोड़ने और चिपकाने की क्रिया। दीदी, इस क्रिया से कई प्रकार का विकास होता है। शारीरिक विकास यानी कि सूक्ष्म मांसपेशियों का विकास। दूसरा, सृजनात्मक विकास, पुराने रंगीन मैगजीन से छोटे छोटे टुकड़े फाड़ना और अपनी इच्छा के अनुसार किसी आकृति का निर्माण करना। एक रचनात्मक क्रिया है। बच्चों को अपनी छिपी भावनाओं को अभिव्यक्त करने का भी अवसर प्राप्त होता है। वैसे हाथ और आंख के तालमेल के लिए भी ये अच्छी क्रिया है। जी। बच्चा स्वतंत्रता से बैठकर अकेला भी कर सकता है और छोटे समूह में भी। अधिकतर ये क्रिया कमरे के अंदर ही की जाती है। ये शांत क्रिया है, पर इतनी भी शांत नहीं, क्योंकि बच्चे आपस में बातचीत भी करते हैं और कागज और गोंद के लिए लड़ते भी हैं। पर शांत का ये अर्थ थोड़े ही है कि बच्चे आपस में बात भी ना करें। बिल्कुल। भाई, छोटे बच्चे बिल्कुल शांत रह भी तो नहीं सकते। भाई, शांत क्रिया का तो मतलब है ऐसी क्रिया जिसमें बच्चे बैठकर आराम से कुछ करें, अधिक शारीरिक व्यायाम न हो। अच्छा, तो अब मैं कार्ड उठाती हूँ। ठीक है। अरे, ये तो गलत कार्ड आ गया। इस पर लिखा है सामाजिक विकास की किसी क्रिया का वर्णन करो। दीदी, दूसरा कार्ड उठाओ। क्यों मधु, इसमें क्या कठिनाई है? दीदी, इसमें कौन सी क्रिया आएगी? ये भी कोई पूछने की बात है? किसी भी त्योहार की तैयारी एक सामाजिक क्रिया है। जुबैदा ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। अब दिवाली की तैयारी को ही ले लो। बिल्कुल ठीक है दीदी। हाँ, ये सामाजिक विकास की क्रिया तो है ही, क्योंकि इसमें सब बच्चे मिलकर अपनी क्षमता के अनुसार कक्षा को साफ करने और सजाने में सहयोग देंगे। इसके अतिरिक्त दिवाली मनाने के लिए मिट्टी के दिए बनाएंगे। दीदी, इससे बच्चों में समूह में काम करने की भावना उत्पन्न होगी। बिल्कुल सही। इसके अलावा बच्चे अपनी बारी की प्रतीक्षा करना सीखेंगे और उनकी सहन शक्ति के विकास में भी सहायता मिलती है। दीदी, ये क्रिया स्वतंत्र और निर्देशित भी है। हाँ, वास्तव में इससे तो बच्चे का सर्वांगीण विकास होगा और मिठाई खाने से स्वाद की इंद्री का भी विकास होगा। अच्छा भाई, अब अंत में एक सवाल कौन बताएगा? दीदी, मैं बताऊंगी। अच्छा बताओ, अब मैं तुम्हें कल के लिए एक दिन का पूरा कार्यक्रम यानी प्रोग्राम बनाने को कहूँ तो तुम किन बातों पर ध्यान दोगी? दीदी, सबसे पहले मैं कोशिश करूंगी कि ऐसी अलग अलग क्रियाओं का चयन करूं जिनसे बच्चों की भाषा का भी कुछ विकास हो, बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक और रचनात्मक विकास भी हो। इन क्रियाओं को फिर मैं बच्चों को इस क्रम से करवाऊंगी जिससे कार्यक्रम संतुलित रहे। यानी कि कुछ देर आंतरिक क्रिया के बाद बाहरी खेल, निर्देशित क्रिया के बाद स्वतंत्र खेल, व्यक्तिगत क्रिया के बाद सामूहिक क्रिया। मैं इसका भी ध्यान रखूंगी कि कोई गतिशील क्रिया के बाद शांत क्रिया हो जिससे बच्चे थके नहीं। शाबाश, आप लोग सब अव्वल नंबर से पास हुए। कल सुबह आंगनवाड़ी में आप बच्चों के साथ 2 घंटे तक कार्य करेंगे। उस 2 घंटे के कार्यक्रम की संतुलित योजना बनाकर और उसकी तैयारी करके आइएगा। जी। मैं आंगनवाड़ी जाने से पहले आपकी प्लानिंग देखूंगी। प्लानिंग बनाने में कठिनाई हो तो एक दूसरे से मदद ले लीजिएगा। अच्छा? दीदी, जरूर मदद लेंगे।
इसमें हमारा भी तो सामाजिक विकास होगा ना। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम की योजना, आलेख शोभा लक्ष्मी साहू, विषय संयोजन कांता सेठ, विषय विशेषज्ञ डॉक्टर मीरा चौधरी, परियोजना संचालन प्रोफेसर विनीता कौल, कलाकार सविता बजाज, मंजू मैनी, सुनीति कोहली, गीता वर्मा एवं सुषमा कौशिक, ध्वनियांकन दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी, ध्वनि कार्यक्रम निर्देशन प्रभुदयाल खट्टर तथा निर्माण केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान NCERT नई दिल्ली।